तो नमस्कार, विद्या संकल्प चैनल पर आपका स्वागत है। आधुनिक इतिहास का सीरीज चला है। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल से संबंधित एमसीक्यू स्टैटिक जीके, ये तीसरा वीडियो इससे संबंधित यानी अध्याय 6 का है तीसरा वीडियो है। दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये सभी एग्जाम से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को कानूनी रूप से किसने पास किया था? ये पास किया था लॉर्ड कैनिंग ने। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से यह अधिनियम डलहौजी के समय तैयार हुआ था, लेकिन जुलाई 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में यह पूरी तरह से पास हो गया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय 1857 में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय खोले गए? ये था लॉर्ड कैनिंग। देखिए, वुड डिस्पैच की सिफारिश पर अमल करते हुए कैनिंग ने इन तीनों महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, कंपनी शासन की समाप्ति और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जाने की घोषणा कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को कहां के दरबार में पढ़कर सुनाया था? तो ये सुनाया था इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। देखिए, लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के ऐतिहासिक घोषणा पत्र इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज में है, पढ़कर सुनाया था, जिसके बाद वे भारत के पहले वायसराय बने। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सुधार के तहत मोबाइल कोर्ट यानी भ्रमण करने वाली अदालत की शुरुआत किसने की थी? ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। देख, कॉर्नवालिस ने प्रांतीय सर्किट कोर्ट बनाया था, जिसके बाद में विलियम बेंटिक ने कार्यकुशलता की कमी के कारण यह बंद कर दिया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किस गवर्नर जनरल की विस्तारवादी नीति से तंग आकर 1805 में उसे वापस लंदन बुला लिया था? यह था लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए, वेलेस्ली से की अत्यधिक युद्ध प्रिय नीति के कारण कंपनी पर भारी कर्जा बढ़ गया था, जिससे नाराज होकर उसे वापस बुला लिया गया। चलते आगे। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि यानी 1765 के तहत बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी, जिसे बाद में हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया? ये था ऑप्शन ए सही होगा। यह है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने प्रशासनिक और राजस्व कार्यों को अलग कर द्वैत शासन का व्यवस्था किया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कंपनी के कर्मचारियों ने निजी व्यापार और उपहार लेने का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? तो वह था लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, कॉर्नवालिस ने सिविल सेवकों के वेतन में भारी वृद्धि की ताकि वे निजी व्यापार और रिश्वतखोरी बंद कर सके। चलते आगे। अगला प्रश्न है, 1813 का चार्टर एक्ट किसके तहत चीनी व्यापार और चाय को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ? किस गवर्नर जनरल के समय यह आया था? तो यह आया था लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय। देखिए, यह एक लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल के बिल्कुल अंतिम महीनों में यानी 1813 में ब्रिटिश संसद में पास होकर आया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि देने वाले मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें पेंशन बढ़ाने के लिए किस गवर्नर जनरल के समय इंग्लैंड भेजा था? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में के दौरान ही राजा राममोहन राय अपनी ऐतिहासिक यात्रा इंग्लैंड की यात्रा की थी। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और बनारस के राजा चेत सिंह के साथ विवादित संधियां करने के कारण किस गवर्नर जनरल की तीव्र आलोचना हुई थी? ये था वारेन हेस्टिंग। देखिए, वारेन हेस्टिंग ने धन की कमी पूरी करने के लिए बनारस के राजा और अवध की बेगमों के साथ अनैतिक व्यवहार किया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, कलकत्ता मदरसा 1781 की स्थापना भारत में मुस्लिम कानून की शिक्षा के लिए किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो किया था वारेन हेस्टिंग ने। देखिए, वारेन हेस्टिंग ने पारंपरिक शिक्षा और प्रशासन में स्थानीय कानूनों को समझने के लिए इसकी स्थापना की थी। चलते आगे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में कृषि सुधारों के तहत रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी मद्रास को थॉमस मुनरो ने किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया था? तो वह था लॉर्ड हेस्टिंग। देखिए, 1820 ईस्वी में जब मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी, तब भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम प्रांत यानी यूपी और पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड मैकेंजी द्वारा विकसित किस गवर्नर जनरल के समय में पूर्ण स्थापित हुई थी? पूर्णतः यह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए, 1833 में के रेगुलेशन के तहत विलियम बेंटिक के समय महालवाड़ी राजस्व व्यवस्था को औपचारिक रूप दिया गया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है,
किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में 1843 में महाराजा रणजीत सिंह के बाद सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह को गद्दी से हटाकर पेंशन भोगी बना दिया गया था? तो वह था लॉर्ड डलहौजी। देखिए डलहौजी ने द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के बाद दिलीप सिंह को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल को कुशल अकर्मण्यता की नीति यानी का अग्रदूत माना जाता है जो अफगानिस्तान के संदर्भ में थी? तो वह था लॉर्ड एलन बरो। देखिए ऑकलैंड की विफलता के बाद एलन बरो ने अफगान मामलों में सीधे हस्तक्षेप न करके इस नीति की शुरुआत की थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, बंगाल के किस गवर्नर जनरल को न्यायिक कार्रवाई से फारसी भाषा को हटाकर स्थानीय भाषा और अंग्रेजी को स्थान दिया? तो यह था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए विलियम बेंटिंक ने अदालतों की अधिक सुनवाई सुगम बनाने के लिए ये फारसी भाषा को क्या किया था, अनिवार्यता या जो इसकी महत्व था खत्म कर दिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मजात या वंश के आधार पर कंपनी की सेवा से अयोग्य नहीं माना जाएगा? तो ये है ऑप्शन सी सही होगा, 1833 का चार्टर एक्ट। देखिए यह धारा 87 थी उस समय, जो विलियम बेंटिंक के समय आया। 1833 के चार्टर एक्ट का एक हिस्सा था। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत डलहौजी द्वारा संबलपुर और जयपुर को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो किस वर्ष मिलाया गया? तो 1849 ईस्वी में मिलाया गया। देखिए सतारा को 1848 में मिलाया और उसके तुरंत बाद 1849 में डलहौजी ने जयपुर को यानी जयपुर और संबलपुर तो इन दोनों को क्या किया, ब्रिटिश राज्य में मिला गया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय जहाजरानी और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए नेविगेशन एक्ट में ढील दी गई थी? ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय। देखिए बेंटिंक की आर्थिक नीतियों के तहत व्यापारिक नियमों को अधिक उदार बनाया गया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, इजारेदारी प्रथा यानी पंचवर्षीय भू राजस्व ठेका प्रणाली की शुरुआत 1792 ईस्वी में किसने की थी? ये किया था वारेन हेस्टिंग ने। देखिए वारेन हेस्टिंग ने सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को 5 वर्ष के लिए लगान वसूली का अधिकार देने की प्रथा चलाई थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा तैयार किया गया कॉर्नवालिस कोड 1793 का मूल सिद्धांत क्या था? तो इसका मूल सिद्धांत था शक्तियों का पृथकीकरण। देखिए इसके तहत कर या राजस्व वसूलने वाले कलेक्टरों से उनकी न्यायिक शक्तियां छीन ली गई थी, यानी अलग कर दिया था न्याय और कर वसूलने को। चलते आगे, अगला प्रश्न है, जब 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया, दिल्ली फतह पर उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय था लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान जनरल लेक ने वेलेस्ली के आदेश पर दिल्ली पर आक्रमण किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, किस युद्ध के दौरान लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठा पेशवा के अधीन भोसले और होलकर की सेनाओं को क्रमशः सीताबर्णी और महिदपुर में हराया था? ये था, देखिए ऑप्शन बी सही होगा, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 में हुआ था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा स्थापित प्रथम मेडिकल कॉलेज 1835 में कहां शुरू की गई थी? यह शुरू किया गया था कलकत्ता में। देखिए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना बेंटिंक ने भारत के पश्चिमी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद के साथ त्रिपक्षीय संधि करने वाला गवर्नर जनरल कौन था 1838 में? ये था लॉर्ड ऑकलैंड। देखिए ऑकलैंड ने रणजीत सिंह और शाह शुजा के साथ मिलकर यह संधि रूसी प्रभाव को रोकने के लिए किया था। चलते आगे, गलत। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।